नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। आज हम इसमें बात करेंगे कुछ उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है इसमें, जिसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे और उनका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। तो बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग इसमें कौन कौन से हैं। तो विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तराखंड में क्या है कि राज्यपाल और विधानसभा उत्तराखंड विधानमंडल के अंग होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सी समझें तो देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसी व्यवस्था के अनुरूप में उत्तराखंड में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर हम थोड़ा इसमें समझें तो शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शासन व्यवस्था का क्या होता है, शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। इस हिसाब से शासन व्यवस्था क्या होती है, इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका। विधायिका का जो काम होता है, विधायिका के अंदर मतलब जैसे हमारे विधायिका का जो काम होता है विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना। और है जिसमें आपका संघ है, ठीक है, संघ यूनियन हो गया, संसद आ जाती है। संसद आपको मेरे पता है कि संसद किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से मिलकर प्लस आपका राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके लिए आप इसको याद भी कर सकते हैं, आपका सरल जन, ठीक है, सरल। अगर इसका आर्टिकल सबसे पहले आपका संसद आ जाए, संसद आपका 79, आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है, और राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल इनका काम होता है विधि का निर्माण करना, और विधानमंडल भी इसी टाइप से बनती है। तो यानी विधानमंडल का जो निर्माण होता है वो होता है आपका राज्यपाल, यानी राज्यपाल गवर्नर, और आपका विधानसभा प्लस विधान परिषद, परिषद से इनका निर्माण होता है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद पूरे राज्यों में, पूरे देश में एक समान रूप से लागू नहीं है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में विधान परिषद का जो गठन है वो केवल 6 राज्यों में देखने को मिलता है, जिसमें से आपका कौन कौन से, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये कर्नाटक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद का वर्तमान में उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इनका सर्जन वर्तमान में 6 राज्यों में है। ठीक, इससे पहले 7 राज्य थे, आपका जम्मू कश्मीर हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी ये विधान परिषद का उल्लेख किया गया था। बट उत्तराखंड, अगर कि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में केवल विधान मंडल का जो अंग होता है वो केवल क्या, अगर देखा जाए तो अगर हम राज्य में विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल का जो निर्माण होता है, विधानमंडल बनता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल और विधान, उत्तराखंड में विधानसभा के द्वारा। तो उत्तराखंड में आपका विधान परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक, और विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है विधि को लागू करना, और न्यायपालिका का होता है पर्यवेक्षक का कार्य करना, यानी पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली विधानमंडल के अंगों का राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषद का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, तो ए, बी और सी तो पहले कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल विधानसभा की बात करें तो विधानमंडल में राज्यपाल भी शामिल होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास संसद होता है, संसद, तो संसद में आपको मैंने बताया है कि यानी संसद किससे, इनका निर्माण किससे होता है, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर हमारी क्या संसद बनती है। तो इसी प्रकार से विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से होता है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में विधान परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमें सत्य चुनना है। यह एक
सदाबहार वृक्ष है, बिल्कुल सही बात है, ये सदाबहार वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, बिल्कुल सही है। यह कठोर लकड़ी का वृक्ष है और यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो यानी इसमें देखो पहला वाला तो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और चौथा वाला भी गलत है, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसका पर्वतीय क्षेत्र में उगाई जाने वाला वृक्ष है, मैदानी क्षेत्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, और कठोर लकड़ी का नहीं, बल्कि ये आपका इसकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। ठीक है, मुलायम लकड़ी होती है, तेलयुक्त लकड़ी होती है, जो जल्दी से जल भी जाती है। तो इसलिए इसका जो कोट में दिए हैं इसके आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा इसमें सत्य है। ठीक है, अगर हम थोड़ा बुरांस की बात करें तो बुरांस राज्य वृक्ष है। ठीक है, राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, जिसकी ऊंचाई अगर हाइट की बात करें तो ये 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है, और ये कैसा है, एक सदाबहार वृक्ष है। ठीक, यह एरिकेसी कुल का पौधा है, और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी बुरांस है। इसे वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, गुरांस के नाम से जाना जाता है, गुरांस। इसको नेपाल में बुरांस नहीं बल्कि गुरांस के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अगर इसकी थोड़ा विशेषता की बात करें तो ये चटक, इसका जो रंग होता है चटक लाल होता है, लेकिन अगर जैसी जैसी ऊंचाई बढ़ती जाती है, अगर हम 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, 11,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो इसके फूलों का जो रंग होता है वो लाल न मिलकर हमें कैसे दिखाई देता है, ये सफ़ेद है, सफ़ेद रंग में उपलब्ध हो जाता है। और फूल खिलने का जो समय होता है इसका फरवरी से स्टार्ट होते हैं इसके फूल खिलने का, और अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक इसका फूल देखने को मिलते हैं। और एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि बुरांस, ठीक है, जो बुरांस है उसको, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974, ठीक है, वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है 1974 में। ठीक है, 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है बुरांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 दे रखी है, सूची 2 जिसमें दे रखा है कि हमें इसका मिलान करें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है आर्टिकल 164 164(3). महाधिवक्ता की नियुक्ति आपका 165 के है, और राज्यपाल की नियुक्ति आपका 156 नहीं होगा बल्कि ये 155 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उच्च न्यायालय का प्रावधान आपका कौन से आर्टिकल 214 के तहत। ठीक है, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का आपका 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 2, 3 1 4 2। ठीक है, तो ये आपका नीचे कोड दे रखे हैं, तो आपका क्या होगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा बात करें इसके बारे में, कुछ आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, इसलिए अगर मैं आर्टिकल 153 की बात करूं तो आर्टिकल अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 155 के तहत इनकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और राज्यपाल की अगर आयु की बात करें तो इसकी योग्यता कितने, 35 वर्ष है, 35 वर्ष होनी चाहिए इस पद पर नियुक्त होने के लिए, और 5 साल तक वह अपने कार्यकाल पर बना रह सकता है, बट किसकी इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। ठीक, दूसरा अब इसमें दे रखा है आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त के
आदि सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 214, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अगर हम इसको उल्टा कर दें तो 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। और अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और उत्तराखंड का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? ललिता प्रसाद नैथानी, जो अंतरिम सरकार में प्रथम थे। और निर्वाचित सरकार में प्रथम की बात करें तो मेहरबान सिंह नेगी प्रथम महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो पहला, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर देखा था। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और प्लस क्या है, वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है, तो ये मतदान नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या है, सभी ऑप्शन सत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा की कौन सी सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अगर हम विधानसभा की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा की अगर बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। ठीक है, 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में, जिसमें से 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, जिसमें एससी की बात करते हैं तो एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व है, और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व है। ठीक है, तो 2 सीटें जो एसटी के लिए रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो वो कौन कौन सी है? एक तो चकराता विधानसभा सीट है, और दूसरी कौन है? नानगमत्ता उधम सिंह नगर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो विधानसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो कौन सी हो जाएगी? चकराता विधानसभा सीट देहरादून में आती है, और दूसरी कौन सी है आपका? नानगमत्ता उधम सिंह नगर में। तो 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित सीटें रखी गई है 70 विधानसभा सीटों में से। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। उत्तरांचल, कथन है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। और राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, तो द्विसदनीय विधायिका नहीं है, बल्कि हम उत्तराखंड में हमने अभी बात करी थी, तो उत्तराखंड में एक संसदीय विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल देखने को मिलता है। ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख है उत्तराखंड में, एक संसदीय विधानमंडल का उल्लेख है, जिसमें केवल विधानसभा आती है। ठीक है, इसमें क्या आती है? केवल विधानसभा आती है। अगर विधानमंडल के अंतर्गत, उत्तराखंड विधानमंडल के अंतर्गत 2 संस्थाएं आती है, यानी 2 अंग आते हैं, जिसमें आपका पहला क्या हो गया? राज्यपाल हो गया, राज्यपाल, और दूसरा आपका विधानसभा, जिसको हम निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, राज्य की विधायिका में राज्यपाल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसको हमें सही देखना है। इसमें कथन दिया गया है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका कारण है राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था उत्तराखंड की अगर विधायिका की अगर बात करें, विधानमंडल की अगर बात करें, तो विधानमंडल के 2 अंग हैं यहाँ पे, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, तो इसलिए उत्तराखंड ने जो अपना रखा है, उत्तराखंड में एक सदनीय विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक आपका राज्यपाल हो गया, राज्यपाल, और प्लस आपका विधानसभा का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे विधान परिषद का उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है? एक सदनीय विधानमंडल का उल्लेख है, जिसमें केवल विधानसभा आती है, बल्कि विधान परिषद का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। अगर विधानसभा की हम बात करें तो इसे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, किंतु आर गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत महिलाओं में
महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50% है। ठीक है, 2008 में हम जब देखते हैं 2008 में खंडूड़ी जी की सरकार थी। इन्होंने पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर, पहले 33% था, 33% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? 50% कर दिया है। ठीक है, अगर हम आरक्षण की बात करें तो कौन से आर्टिकल में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 243D। ठीक है, 243D में पंचायतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें वो बात होती है कि SC और ST और वुमेन, इनके लिए आपका आरक्षण की व्यवस्था पंचायती सीटों में होना चाहिए। तो इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 243D के तहत मिलता है और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 50%। ये खंडूड़ी सरकार के द्वारा की गई है। अगर हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अगर सप्रथम प्रयास की अगर बात करते हैं तो सप्रथम प्रयास वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन का अगर हम जनक की बात करें तो जनक स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का जनक है या पिता किसे कहा जाता है? वायसराय लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ की अगर बात करें तो प्रारंभ 1959 राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ है। ठीक है, और संविधान में इसका उल्लेख की बात करें तो भाग 9 अनुच्छेद आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है। और अनुसूची में की बात 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, पंचायत कैसे है? राज्य सूची, पंचायत राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जिसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देखें तो आर्टिकल 243 में जैसे हमने देखा है डी, आर्टिकल 243D में क्या है? आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रखी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर बात करें 243E में, 243E में इसमें अवधि यानी टाइम पीरियड की बात होती है, उसका प्रावधान कर रखा है पंचायतों का टाइम पीरियड की। और 243F में योग्यता यानी अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। और 243G की अगर बात करें तो ग्लूकोन डी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों की बात कर रही है। ग्लूकोन डी पीते हैं तो क्या आती है? शक्ति आती है, तो इसलिए यहाँ पे पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, और 243I में क्या है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात कर रही है। ठीक है, अब देश में वित्त आयोग का उल्लेख कौन से? आर्टिकल 280 में आर्टिकल वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। और पंचायतों में, राज्यों में 243I के लिए 243I राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। और 243 के पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया रखा है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो 243 के तहत होता है, जिसका काम क्या होता है? पंचायतों का चुनाव, पंचायत और नगर निगम का चुनाव कनेक्ट कराना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ है? यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था, उसके बाद किन जिलों का गठन हुआ है? चमोली का बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ का, और इसमें केवल 2 जिले हैं, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक, अगर हम देखें तो 24 फरवरी 1960 को 3 जिलों का गठन हुआ है। कौन कौन से? चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और उत्तरकाशी, इन 3 जिलों का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960। अगर नैनीताल अल्मोड़ा की बात करें तो नैनीताल और अल्मोड़ा का जो गठन हुआ है वो 15 अक्टूबर 1891 को नैनीताल और अल्मोड़ा का गठन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अगर उससे पहले 1840 में पौड़ी और 1817 में किसका? देहरादून का। ठीक है, तो देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा, नैनीताल, और इन 4 जिलों का गठन आज़ादी के बाद हुआ था
उसके बाद आपका टिहरी का जो टिहरी रियासत की जो विलय हुआ था भारत में 1949 में 1949 में हुआ था। इसलिए सारे ज़िलों का गठन आज़ादी के बाद हुआ था। केवल 4 ज़िले इसमें पाए जाएंगे। कौन कौन से आपका देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला 2 जिलों का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3, 5, 4, 6। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, 5। तो 5 जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अब हम देखें इसमें कौन कौन से हैं कि आपका सबसे पहले आपका उत्तरकाशी आ गया। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी हो गया। दूसरा आपका चमोली, चमोली। तीसरा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। और चौथा आपका चंपावत, चंपावत। और पांचवा आपका यूएस नगर, उधम सिंह नगर। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो स्टार्टिंग के 3 ज़िले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ये आपका चीन से सीमा साझा करते हैं, चीन से सीमा साझा करते हैं। और लास्ट के जो 3 जनपद हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर, तो ये सीमा जो साझा करते हैं नेपाल से करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो 2 देशों से सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल से। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन से सीमा साझा करते हैं, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल से सीमा साझा करता है। इस हिसाब से इसका कितने, ऑप्शन नंबर आपका सी, 5 जनपद हो जाएगा। अगर यहाँ से देखो क्वेश्चन सीमाओं से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि कुमाऊं जनपद के जो गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं वो कितने जनपद हो जाएंगे, तो आपका 4 जनपद। ठीक है, 4 जनपद। और गढ़वाल के, ठीक है, ये आपका कुमाऊं के हैं जो आपका गढ़वाल से सीमा साझा कर रहे हैं। और अगर बात करें तो गढ़वाल मंडल के जनपद को जो कुमाऊं से सीमा साझा करते हैं वो आपका 2 हैं। कौन कौन से, पौड़ी और चमोली। पौड़ी और चमोली। राज्य के आंतरिक जनपदों की बात करें तो राज्य में आंतरिक जनपद हैं 4 जनपद। ठीक है, तो 4 जनपद कौन कौन से हैं, 2 कुमाऊं मंडल के और 2 आपका गढ़वाल मंडल के। ठीक है, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, अल्मोड़ा, और गढ़वाल मंडल के टिहरी और रुद्रप्रयाग। ये आंतरिक जनपद हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश से नहीं लगती हैं, तो उन्हें आंतरिक जनपद कहा जाता है। जिसमें उत्तराखंड के 4 आंतरिक जनपद हैं, जिसमें आपका 2 कुमाऊं के आते हैं, बागेश्वर और अल्मोड़ा, और 2 आपका गढ़वाल मंडल के आते हैं, टिहरी और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है कि जैसे आपका अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला जनपद कितने हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले जनपद 6 जनपद हैं, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। जो उत्तरकाशी और देहरादून है वो हिमाचल प्रदेश को की सीमा को टच करता है, और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल ये आपको उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो 6 जनपद उत्तराखंड के ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जनपदों में तहसीलों की संख्या समान है। ठीक है, तो इसमें अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और टिहरी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, और डी ऑप्शन है आपका टिहरी, गढ़वाल। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड में तहसीलों की बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में 110 तहसीलें हैं, जिसमें से सर्वाधिक तहसील, सबसे ज़्यादा तहसील आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। ठीक है, और इसमें 4 जनपद ऐसे हैं जिसमें आपका ये अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, इसमें 12-12 तहसीलें हैं। ठीक है, तो समान रूप से अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी और टिहरी चारों जनपदों में क्या है, 12-12 तहसील देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इनमें से नहीं सभी है, ऑप्शन नंबर बी सभी। तो सभी में क्या है, 12-12 तहसील। सबसे कम तहसील की अगर बात करें तो सबसे कम तहसील आपका रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जनपद में है, जहाँ पर 4-4 तहसीलें देखने को मिलती है। 4-4 तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे कम, और सबसे ज़्यादा आपका पिथौरागढ़ में। अगर उत्तराखंड में ब्लॉक की बात करें, ठीक है, विकास खंडों की, तो 95 ब्लॉक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका
पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं और सबसे कम आपका कहाँ पे है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3-3 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही कर देखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।